हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, यानी इनकम टैक्स एक्ट कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1956, 1 अप्रैल 1965। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर, यानी रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है? प्रीवियस ईयर से, असेसमेंट ईयर से, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रीवियस ईयर से डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कितने हेड्स होते हैं जिसके अंदर हम ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं? 6, 5, 4 या 3? फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका बी, जो कि है 5। आपको पता होंगे कौन कौन से हेड है। फर्स्ट होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ होता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, एंड हमारा जो लास्ट एंड फिफ्थ हेड होता है वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स मेड फॉर इनकम्स विच कैन बी कैलकुलेटेड इन एडवांस इज कॉल्ड, यानी ऐसी कौन सी डिडक्शन है जो कि इनकम जब हमें मिलती है तब वो एडवांस में ही काट ली जाती है, डिडक्ट कर ली जाती है? टीडीएस, पीएएस, एफएएस या एमएएस? फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, टीडीएस। ऑल द फॉलोइंग कर्व्स आर यू शेप्ड एक्सेप्ट, यानी कि फ्रेंड्स ऐसे कौन सा कर्व है जो कि यू शेप्ड नहीं है? यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो हमें ऐसा कर्व बताना है जो कि यू शेप्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, एएफसी कर्व। एएफसी कर्व फ्रेंड्स हमारा यू शेप कर्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो ये ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे टच करता है, ना ही वर्टिकल एक्सिस पे टच करता है, इसलिए हमारा ये यू शेप कर्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज, यानी कि मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है वो कौन सी सैम्पलिंग है? ऑप्शंस हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिलेक्टिव सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड आउटपुट यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जो यूनिट है उसमें कौन से जो इनपुट है वो जो आउटपुट की तरह कंसिडर किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, डैट एंड सीडीज, प्रिंटर, वीडियो डिस्प्ले यूनिट या फिर माइक्रोफिल्म? तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रिंटर है वो आउटपुट की तरह यूज किया जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स, यानी कि जो फ्रेंड्स अथॉरिटी की जो प्रोसेस होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रोसेस, उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शंस हैं ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, ट्रांसफर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ट्रांसफर ऑफ की मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, वो कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्ट एनालिसिस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि जो सॉर्ट एनालिसिस जो है वो किस मैनेजरियल फंक्शन में यूज की जाती है? ऑप्शन है हमारे ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेटिंग या फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, शॉर्ट एनालिसिस हमेशा डिसीजन मेकिंग में यूज की जाती है, क्योंकि कभी हम बिजनेस में किसी भी तरह का डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है एंड थ्रेट्स क्या है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम अपने गोल को डिसाइड कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि अब हमें किस तरह से अपनी जो भी थ्रेट्स हैं उस तरह किस तरह से उनको रिमूव करना है, किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी को लेना है, ये सारी चीजें हम उसी के बेसिस पे करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन है। ऑप्शंस है फिक्सिंग प्राइसेस, कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन, प्रमोशनल एक्टिविटीज, यानी कि वो फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि है प्रमोशनल एक्टिविटीज। क्योंकि फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमेशा प्रमोशनल एक्टिविटीज की बात की जाती है, क्योंकि अगर हमें ज्यादा प्रमोशन कराना पड़ेगा तो हम ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हम उसी तरह का लेंगे। लेकिन अगर हमें प्रमोशनल एक्टिविटीज हमारी इतनी नहीं है तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हम इस तरह का नहीं लेंगे, या फिर जो लॉन्ग प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। डिपेंड करता है कि हमारे किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइन कवर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट लाइन है वो क्या कवर करती है। जनरल रिटेलर, वन प्राइस रिटेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिवरेज रेशियो, यानी कि इनमें से कौन सा लिवरेज रेशियो नहीं है। ऑप्शंस है टोटल डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या फिर क्विक रेशियो। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्विक रेशियो हमारा लिवरेज रेशियो नहीं है। नेक्स्ट है पेबैक पीरियड मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि पेबैक पीरियड मेथड जो है उसको क्या कहा जाता है। पे आउट मेथड, पे ऑफ मेथड, पेबैक मेथड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, पेबैक मेथड कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है मैनेजमेंट की वो किससे एसोसिएटेड है। अब्राहम मैस्लो से, एल्टन मायो से, पीटर ड्रकर से, या फिर फ्रेडरिक हेजबर्ग से। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ये एल्टन मायो से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रिशन इज रिलेटेड टू, एट्रिशन जो है वो किससे रिलेटेड है। जॉब डिस्क्रिप्शन से, जॉब इवेल्युएशन से, रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन से, या फिर प्रमोशन से। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा जो हमारी जॉब एट्रिशन जो होती है वो हमारी रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनलाइज्ड न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज लेटर मर्ज्ड विद, जो नेशनलाइज्ड न्यू बैंक ऑफ इंडिया है वो लेटर यानी बाद में किस में मर्ज हो गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पंजाब नेशनल बैंक में, या कैनरा बैंक में। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ये मर्ज हो गई थी पंजाब नेशनल बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा सेटअप हुआ। इडबी, आईसीआईसीआई, आईआरबीआई, या फिर आईएफसीआई। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है आईएफसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑप्शन इज नॉट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो कौन सा सेक्शन है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का नहीं है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, या फिर लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑप्शन नहीं है या फिर सेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है विच कॉन्फ्रेंस हैड गिवन बर्थ टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो कौन सी कॉन्फ्रेंस है जिसने बर्थ दिया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। ऑप्शंस हैं उरुगे राउंड कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस। तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम आईएमएफ भी बोलते हैं उसको जन्म दिया था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ने, जो कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट अकाउंट, relevant cost, decision making, valuation of share, purchase of a company, break even analysis, margin of safety। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट अकाउंट। ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें से कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
तो फ्रेंड्स, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो हमारा ऑप्शन है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम अकर फर्स्ट, यानी कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फर्स्ट टाइम अकर हुआ था? लेसेस फेयर सिस्टम, सोशलिज्म, कम्युनिज्म या फिर कैपिटलिज्म। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, लेसेस फेयर सिस्टम हमारा फर्स्ट टाइम अकर हुआ था सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेशनल इनकम में भी डिटरमाइंड थ्रू, यानी कि नेशनल इनकम है वो किससे डिटरमाइन की जाती है? इनकम अप्रोच से, एक्सपेंडिचर अप्रोच से, प्रोडक्टिविटी अप्रोच से या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, ये डिटरमाइन की जाती है ऑल ऑफ द अबव। आप इनकम के थ्रू भी डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर से भी, या फिर टोटल प्रोडक्टिविटी को देखकर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज डिफाइंड एज, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मीन, या फिर एवरेज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, या फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, यानी कि जो भी मीन निकल कर आएगा उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का उसका मतलब होता है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, यानी कि इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस एथिक्स में? फर्स्ट आता है, बिजनेस एथिक्स इज अ डायनेमिक फिलॉसफी। सेकंड आता है, बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यू। थर्ड आता है, बिजनेस एथिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कल्चर वैल्यू। या फिर फोर्थ है हमारा, बिजनेस एथिक्स इज नॉट इंस्पायर्ड बाय सोशल वेलफेयर। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसमें ये लिखा गया है कि जो सोशल एथिक्स हैं वो सोशल वेलफेयर से इंस्पायर्ड नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे एथिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे सोशल वेलफेयर से इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स इन्वॉल्व्स, यानी कि जो सेल्स फोर्स है उसका मैनेजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन, रेम्युनरेशन टू सेल्समैन, ट्रेनिंग ऑफ सेल्समैन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सेल्स फोर्स के मैनेजमेंट में आप सिलेक्शन भी करेंगे सेल्समैन का, सेल्समैन की रेम्युनरेशन की भी बात होगी और सेल्समैन की ट्रेनिंग की भी उसके अंदर बात की जाएगी। तो ये सारी चीजें ही सेल्स फोर्स के मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी गवर्निंग एंड रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ऐसी कौन सी परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है गवर्नमेंट की जो कि गवर्न करती है और रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को? जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाती है तो उसमें रेगुलेट करती है। ऑप्शंस हैं गैट, एग्जिम बैंक, डब्ल्यूटीओ या फिर आईएमएफ। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ हेल्प करती है जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उसमें वो रेगुलेट करती है, उसको गवर्न करने होती है, और जो भी किसी भी तरह की कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की बात होती है तो डब्ल्यूटीओ वो करती है। नेक्स्ट है, फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स, यानी कि यूनियन बजट में फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे, द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड इनकम, नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। सेकंड ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू। थर्ड ऑप्शन है द सम ऑफ मोनेटाइज डेफिसिट एंड बजटरी डेफिसिट। फोर्थ ऑप्शन है नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। फ्रेंड्स, जब भी डिफरेंस की बात की जाएगी करंट एक्सपेंडिचर और करंट रेवेन्यू में, तो वहाँ वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। यहाँ पर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, बजटरी डेफिसिट और नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सिर्फ बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम ऑल करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू सबकी बात करते हैं। यहाँ पर भी ये मोनेटाइज डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट की बात कर रहे हैं जो कि रॉन्ग है, और यहाँ बात कर रहे हैं नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट। नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जो कि बोरिंग से ही रिलेटेड है, तो ये भी गलत है। फिस्कल डेफिसिट में हम करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू की बात करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव ग्रोथ विद इक्विटी, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि हेल्प करता है हमारा ग्रोथ विद इक्विटी में। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव था? ये 9th प्लान का था, 10th प्लान का था, 8th प्लान का था, या फिर 7th प्लान का था? तो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव था हमारा 9th प्लान का, जो हम 9th 5 ईयर प्लान था, ये उसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द स्फीयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है फॉरेन एक्सचेंज का, उसका इंट्रोडक्शन क्या था? वो किसका था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2005-6 का था, या फिर एग्जिम बैंक का था? तो फ्रेंड्स ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफर्स टू, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो क्या बताती है? द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स एंड देयर एक्सपेंशंस, या फिर रिमूव द स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन administrative infrastructure related impediments to the efficient functioning of a market oriented company, the culmination of liberalization program, increase the efficiency of public sector undertakings। तो फ्रेंड्स अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो ऑप्शंस 2 जो है हमारा वो राइट है, क्योंकि इसमें ये बात कर रहा है जो भी स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल होते हैं उसको रिमूव करता है, फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, और साथ ही साथ ये इफिशिएंट फंक्शनिंग की बात करता है, जो कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो सारी फीचर्स भी हम बोल सकते हैं वो सारे हमारे इस पॉइंट में कवर होते हैं। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द कस्टमर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका कौन कस्टमर होगा? मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स या कंज्यूमर्स? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है मैनेजर्स। मैनेजर इसका ओनर होगा, सॉरी कस्टमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंसी रेशियो? एफिशिएंसी रेशियो इसमें से कौन सा है? प्राइस अर्निंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? तो फ्रेंड्स कैश इक्विवेलेंट जो है उसका मतलब बैंक बैलेंस से है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज से है, इन्वेस्टमेंट से है, या फिर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर से है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो हमारे कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं। यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज या ऐसी एसेट्स जो कि इजीली कन्वर्टेबल हों, जो शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाएं कैश में, वो हमारी कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं। ये मेनली जो होती हैं वो मोर देन 1 ईयर की होती हैं, सॉरी लेस देन 1 ईयर की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ, यानी कि जो प्रॉफिट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के द्वारा जो कैलकुलेट किया जाता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के द्वारा, उन दोनों में क्या डिफरेंस किसके द्वारा होता है? कैपिटल एंड रिजर्व के द्वारा, ओपनिंग स्टॉक के द्वारा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के द्वारा, या क्लोजिंग स्टॉक के द्वारा? तो फ्रेंड्स वो होता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के द्वारा डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, यानी कि फोरकास्टिंग डिमांड का इसमें से कौन सा मेथड नहीं है? ऑप्शंस हैं कलेक्शन ओपिनियन मेथड, टोटल आउटले मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, या कंट्रोल्ड ओपिनियन मेथड? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ये है टोटल आउटले मेथड। नेक्स्ट है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, जीरो होगी, या नेगेटिव होगी? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा 2, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी हमारी वहाँ पे डिक्रीज जाएगी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 2, ये हमेशा हमारी डिक्रीज होगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।